नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। राहुल गांधी व्याकुल हैं नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आतुर हैं। आज राहुल गांधी की रीलॉन्च वाली स्पीच टाल दी गई क्योंकि राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी दिख नहीं रहे थे। सुबह 11:55 तक राहुल संसद में बोलने वाले थे, लेकिन जैसे ही घड़ी की सुई एक साथ आके चिपकी, राहुल गांधी ने अपना नाम पीछे ले लिया क्योंकि सामने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी दिख नहीं रहे थे। करीब 4 महीने पहले राहुल की सदस्यता गई थी। 21 दिन पहले इंडिया नाम का मोदी विरोधी फ्रंट बना, यानी करीब 5 महीने से राहुल गांधी संसदीय मैदान से बाहर थे। पूरा प्लान बगैर राहुल के बन रहा था। जब तक राहुल सीन में नहीं थे, तब तक कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही थी कि हम मुद्दों की बात करते हैं, मोदी बनाम मुद्दों पर फोकस करते हैं, 24 में मोदी बनाम इंडिया का चुनाव होगा। लेकिन आज कांग्रेस फिर उसी लाइन पर वापस आ गई जिसने उसे 2014 में हराया, 2019 में हराया, और आज करीब करीब यह तय हो गया कि 2024 का चुनाव मोदी बनाम राहुल ही होगा। 2024 इलेक्शन कैंपेन की पहली बड़ी स्पीच पब्लिक रैली में नहीं होगी, वो स्पीच लोकसभा में होगी, संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव के आखिरी दिन होगी। राहुल गांधी की नजर इस वक्त मोदी पर क्यों है, और जब राहुल मोदी का इंतजार कर रहे थे उस वक्त प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? संसद के बंद कमरों से लेकर संसद के पटल तक की सारी बात आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। टकटकी लगाए बैठे राहुल की नजर कैमरे पर, निशाना मोदी की कुर्सी पर। राहुल को 72 घंटे तक नरेंद्र मोदी का इंतजार क्यों है? अध्यक्ष महोदय, इस अविश्वास प्रस्ताव को आपने स्वीकार किया। कौन कौन खड़ा है? प्रधानमंत्री के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस शुरू होने से ठीक 5 मिनट पहले कांग्रेस ने अपना ओपनिंग बैट्समैन क्यों बदल दिया? राहुल को कुर्सी पर बिठा दिया, गौरव गोगोई को क्यों खड़ा कर दिया? अगर राहुल टीम इंडिया की कप्तानी करना चाहते हैं तो ओपनिंग करने से क्यों डरते हैं? अब कांग्रेस की रिसर्च नरेंद्र मोदी पर कितनी कमजोर है, जरा वो समझाते हैं। कांग्रेस को लगा कि वो राहुल को खड़ा करेगी, अपनी फील्ड सेट करेगी, फिर गुगली फेंकेगी और मोदी आउट हो जाएंगे। हुआ बिल्कुल उल्टा। राहुल ही क्रीज पर नहीं आए। पहले आपको कुछ ये समझाते हैं कि कैसे मोदी के गेम प्लान में कांग्रेस फंसी है। इंडिया नाम का अलायंस बना ताकि मोदी बनाम मुद्दे की लड़ाई दिखाई जा सके, लेकिन कांग्रेस ने आज मोदी को घेरने के चक्कर में 100 बार राहुल राहुल नाम का जप कर दिया। खुद ही ये जंग मोदी बनाम राहुल बना दी। सुनिए एक पहला वॉइस सैंपल। राहुल जी गए। राहुल गांधी जी ने इस सदन में क्या था जब उन्होंने आपको चेतावनी दी थी? इसी सदन में राहुल गांधी जी ने राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा किया है। हम चाहते हैं कि किसान का विकास हो जिससे राहुल जी मिले, मैकेनिक का विकास हो जिससे राहुल जी मिले हैं। आजादपुर मंडी में राहुल जी गए। बस कुछ देर में राहुल बोलने वाले हैं। कांग्रेस ने ऐलान तो गाजे बाजे के साथ किया। मोदी का गला सूखने वाला है क्योंकि राहुल बोलने वाले हैं, यह तक कहा गया। शेर गरजने वाला है, यह तक लिखा गया। सवालों की बौछार होने वाली है, राहुल एक बार फिर भूकंप लाने वाले हैं, ऐसा माहौल बनाया गया। बस थोड़ी देर में जननायक कैमरे पर होंगे। राहुल की दहाड़ से मोदी डर जाएंगे, ऐसे ऐसे कैप्शन वाले वीडियो बने। राहुल की स्पीच का काउंटडाउन तक चलाया गया। राहुल ठीक दोपहर 12 बजे बोलेंगे, सबकी टाइमलाइन पर यही मैसेज फैलाया गया। संसद में राहुल की कैमरे वाली धमाकेदार एंट्री भी हुई, मगर संसद के भीतर पूरा का पूरा सीन ही बदल गया। राहुल चुपचाप बैठ गए। राहुल की जगह गौरव गोगोई को खड़ा कर दिया गया। इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ की। लोकसभा स्पीकर ने जैसे ही राहुल की जगह गौरव गोगोई का नाम लिया, सत्ता पक्ष बोला, ये क्या हो गया, क्यों हो गया? मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव, श्री गौरव गोगोई जी।
एक पॉइंट सर सुबह जहां तक मैं जानता हूं, सुबह आपके ऑफिस में एक चिट्ठी आया था सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में, श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई के स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर, हम उत्सुक है राहुल गांधी का। राहुल क्या हो गया ऐसे? क्या एकदम सुबह सर 11:55 इनका चिट्ठी आया है सर। अभी बात 11:55 he has given a letter that Mr. Rahul Gandhi is going to speak. What happened in 5 minutes? कांग्रेस ने खुद कहा कि वो संसद में राहुल की स्पीच का लाइव टेलीकास्ट करेंगे। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम को लीड करने वाली सुप्रिया श्रीनेत ने खुद वीडियो बनाकर डाला कि मोदी जी आइएगा जरूर, राहुल बोलने वाले हैं। शेर आया शेर वाले कैप्शन के साथ राहुल की स्पीच का जबरदस्त प्रमोशन किया गया। राहुल आए तो जरूर, लेकिन सदस्यता लौटने के बाद संसद की पहली क्लास में मौन ही रहे, बोलने से बचे। कांग्रेस ने 5 मिनट पहले स्ट्रैटेजी क्यों बदली, स्पीकर के कमरे में ऐसी क्या बात हुई, ये तो नहीं बताया, लेकिन मोदी को टारगेट करने वाला टेप जरूर चलाया गया। क्या हो रहा है, क्या दरखास्त दी गई है, आप खुद ही, आप इस सदन के रक्षक हैं। आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और शेर का नाम लेते हुए ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते सर। जो पब्लिक डोमेन में है, इन्होंने जो लेटर दिया है और प्रेस को भी कहा है, और प्रेस को भी कहा है सर, प्रेस के पास अनुभव होता है, प्रेस के पास भी सर। मोदी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पहले दिन की डिबेट का यह ट्रिगर पॉइंट था। इसके बाद संसद के भीतर और बाहर कांग्रेस ने अटैक मोदी वाला पर्चा बांटना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने जो पोस्टर घुमाया उसमें मोदी को दौड़ा दौड़ा भागा भागा बताया। मकसद एक था, राहुल को शेर बताओ, मोदी को कमजोर दिखाओ। सर ये सोचा था कि राहुल गांधी जी की भाषण होगी और राहुल गांधी को भाषण को छोटा करने के लिए, गुमराह करने के लिए, राहुल गांधी से टक्कर देने के लिए राहुल गांधी की भाषण नहीं हुई, ये बस गुगली खा गए। रीलॉन्च स्पीच में राहुल को बोलना तो था, मगर वो नहीं बोले क्योंकि लास्ट मोमेंट पर प्लान बदल गया। ये प्लान कौन सा था? चलिए पहले इस प्लान को डिकोड करते हैं। साल 2018 की यह तस्वीर तो याद होंगी आपको, जब राहुल ने लोकसभा में सत्ता पक्ष की तरफ जाकर प्रधानमंत्री मोदी को गले लगा दिया था। इस वक्त राहुल के दिमाग में सेम टू सेम वही सीन चल रहा है। मोदी के खिलाफ 2023 वाले अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल बिल्कुल यही सीन रिपीट करना चाहते हैं। कुछ इसी अंदाज में राहुल अपनी रीलॉन्च वाली पॉलिटिक्स का प्रोजेक्शन करना चाहते हैं। आखिरी बार जुलाई 2018 में मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, यानी 2019 के चुनाव से ठीक पहले। और अब एक बार फिर अगस्त 2023 में मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, यानी 2024 के चुनाव से ठीक पहले। उस वक्त भी मोदी के खिलाफ राहुल को ही सबसे बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था, और इस बार भी बिल्कुल वही पटकथा रिपीट हुई है। कहानी मणिपुर से शुरू होती है, लेकिन खत्म 2024 पर होती है, राहुल पर होती है। हम भारत को हम जोड़ेंगे और इंडिया को जिताएंगे। इंडिया दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स वी विल प्रोटेक्ट एंड वी विल विन। जो 2024 में भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा। इतना अहंकार मत करिए। आगे बढ़ने से पहले यह स्क्रीनशॉट बहुत गौर से देखिए। इसका पंचलाइन पढ़िए। लिखा था, मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर थोड़ी देर में राहुल गांधी लाइव। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर
ये लिंक खूब शेयर किया गया। मगर फिर जैसे ही कांग्रेस का गेम प्लान बदला, शेयर किया गया YouTube लिंक ही प्राइवेट कर दिया गया, पूरा का पूरा स्क्रीन ही काला हो गया, राहुल की फोटो दिखनी बंद हो गई। मुझे लगता था कि अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल जी बोलेंगे, कांग्रेस के मित्र बोलेंगे और कोई बहुत बड़ा विषय होगा जिसके आधार पर कि रूल्स का फायदा उठाते हुए माननीय सदस्य ने पूरी बात कही है, ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज बैठिए। इसके बाद राहुल जी भी नहीं बोल पाएंगे और कोई अपोजिशन का आदमी नहीं बोल पाएगा। मैंने धैर्यपूर्वक सुना है, आप मुझे धैर्यपूर्वक सुनिए। मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है, गौरव गोगोई जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला। अध्यक्ष महोदय, फिर ये नहीं चलेगा हाउस, यदि वो हल्ला करेंगे ये हाउस नहीं चलेगा, ये हाउस नहीं चलेगा, ये हाउस नहीं चलेगा। कांग्रेस के पास गिन के 51 लोकसभा सांसद हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए कांग्रेस के पास 70 से 80 मिनट का टाइम था। अगर राहुल बोलते तो संभव था पूरा टाइम ले लेते, लेकिन अब 80 मिनट में से 35 मिनट गौरव गोगोई ने ले लिए। यानी अब जब राहुल बोलेंगे तो उस वक्त उनके पास सिर्फ 45 मिनट का ही टाइम होगा। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के पहले दिन राहुल का न बोलना कांग्रेस की एक स्ट्रैटेजी है और इसके पीछे मोदी वाली थ्योरी है। राहुल के दिल में एक भड़ास है, गुस्सा है। वो चाहते हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी सामने बैठे हों वो तभी बोलें। राहुल को लग रहा है कि मोदी की आंखों में आंखें डालकर तो मैं ही बोलूंगा, ताकि वीडियो अच्छे से बने। यूट्यूब पर, ट्विटर पर कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम मोदी वर्सेस राहुल की फाइट का नॉन स्टॉप प्रमोशन करे। अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया? यहां सोनिया जी बैठी हुई हैं। सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए मोदी वर्सेस राहुल कराने के पीछे कांग्रेस का गेम प्लान ही यही है कि देश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर राहुल को ही प्रोजेक्ट किया जाए। वैसे भी अगर आप इंडिया गुट के नेताओं को देखेंगे तो इस वक्त पीएम की रेस में राहुल को छोड़कर जितने भी दूसरे बड़े नाम हैं, उनमें से कोई भी लोकसभा में नहीं है। मसलन केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, नीतीश बिहार के सीएम हैं, ममता बंगाल की सीएम हैं, अखिलेश यूपी में बिजी हैं। इसीलिए राहुल के रीलॉन्च को हर प्लेटफॉर्म पर ग्रैंड बनाया जा रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर राहुल की स्पीच से पहले शेर दहाड़ने वाला है का नैरेटिव बनाया जा रहा है। मोदी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया ही इसलिए गया है ताकि कैमरे पर मोदी का अपमान किया जाए। राहुल की स्पीच की टाइमिंग बदली ही इसलिए गई है ताकि राहुल कैमरे पर मोदी का अपमान करें, उन्हें भला बुरा कहें। कांग्रेस को लगता है कि यह राहुल का हक है, यह राहुल का अधिकार है कि वो मोदी से लड़ें, और ऐसा करने के लिए जो टेम्पलेट सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है वो काफी बैड टेस्ट में है। मणिपुर करते करते सीधा टारगेट मोदी को किया जाने लगा है और संभावना इस बात की ज्यादा है कि ऐसा करके कहीं कांग्रेस खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी न मारे। मेरे प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन अपोजिशन में कौन किसके साथ है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा तो मैंने सोचना शुरू किया सर कि प्रधानमंत्री जी ये बात क्यों कह रहे हैं, हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अपोजिशन वाले अपने विश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं और उसमें वो देखना चाहते हैं कि कौन दल सचमुच उनके साथ है। आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है सर, अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ है। आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है उस आदमी के खिलाफ है जिसने कि लोगों को मकान बना के दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के पीछे है जिसने कि लोगों को पीने का पानी दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस व्यक्ति के खिलाफ है जिसने शौचालय दिया।
आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के खिलाफ है जिसने सबों के घर में उजाला लाने की कोशिश की, गरीब के खिलाफ है। और जितने बहस होंगे सर, वो माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का चीरहरण करेंगे, जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूं इतिहास से कि चाहे राम मंदिर बना दिया हो, 370 जो हमारी थी धारा, वो सारे तो हमने बना ही दिया। मैं केवल इतना कहता हूं सर कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, जयद्रथ, चाहे वो युधिष्ठिर हो, चाहे वो अर्जुन हो, सभी मौन धारण किए हुए थे। आज यदि माननीय प्रधानमंत्री जी का गांव गरीब किसान के हितैषी का आप चीरहरण करेंगे तो जिस तरह से न धृतराष्ट्र बचा, न दुर्योधन बचा, न भीष्म पितामह बचे, न अर्जुन बचा, न युधिष्ठिर बचा, आप में से कोई भी बचिएगा 2024 में आप लोग कोई वापस नहीं आइएगा। हम 400 सीट के साथ वापस आएंगे। कांग्रेस का नैरेटिव ही यही है, संसद से लेकर सड़क तक मोदी मोदी करो, राहुल का ही नाम जपो, राहुल को ही सबसे बड़ा विनर डिक्लेयर कर दो। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी एक नया नैरेटिव लेकर आ गई है। विरोधी खेमे को झगड़ालू से लेकर घमंडिया गठबंधन तक और देश के दुश्मनों से उनकी मिलीभगत तक वाली थ्योरी घुमाई जाने लगी है। ये न्यूज क्लिक कांग्रेस, कम्युनिस्ट, चाइना न्यूज क्या करने वाले? कुछ घंटों पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे से कांग्रेस, कम्युनिस्ट और चीन के एंटी इंडिया एजेंडे की पोल खुली। मंगलवार को संसद में भी उसकी गूंज सुनाई दी। न्यूज क्लिक नाम की एक न्यूज एजेंसी जिसके की विषय में ये बात आई है कि उसको अमेरिका से, यानी वहां पे वर्ड निकला है शंघाई से शिकागो होते हुए वो फंडिंग भारत के अंदर आ रही है। और मैं इस विषय में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे विपक्ष के नेता एक नहीं अनेक बार उसी संस्था के बारे में, जिसके बारे में विदेशी फंडिंग की बात आई है, जो चाइनीज प्रोपेगेंडा की बात आई है, उसके बारे में अनेक बार बोल चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा इट इज इम्पोर्टेंट, फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर हमला है। बड़ा अजीब रिश्ता है कांग्रेस और इनके सब ये घमंडिया जो गठबंधन है, ये घमंडिया गठबंधन सभी चाइनीज मीडिया को सपोर्ट करके भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। ये बड़ा गंभीर मामला है। और सब कुछ चौंकाने वाले दस्तावेज सामने आए हैं। कुछ ईमेल से विस्फोटक खुलासे हुए हैं। अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम ने ये ईमेल्स न्यूज क्लिक के प्रमोटर प्रवीर पुरकायस्थ को भेजे। इसके अलावा ये ईमेल्स कई पत्रकार और सीपीआई-एम के नेता प्रकाश करात को भी भेजे गए। ईमेल्स में इस बात का जिक्र था कि कोविड पर चीन को कैसे डिफेंड करना है, भारत में हुए किसान आंदोलन को कैसे सपोर्ट करना है, भारत के वामपंथी लोगों से कैसे जुड़ना है, भारत में चाइनीज प्रोपेगेंडा को कैसे पुश करना है, एलएसी पर भारत के साथ हिंसक झड़पों के बाद चीन को कैसे डिफेंड करना है। इन ईमेल्स में एक मेल ऐसा भी है जिसमें नेविल रॉय सिंघम न्यूज क्लिक की टीम का परिचय उसके चाइनीज हैंडलर से करवा रहा है ताकि आगे का इंस्ट्रक्शन दिया जाए। न्यूज क्लिक के ऊपर बड़ा हंगामा हुआ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं एक बताऊं, यदि न्यूज क्लिक का नाम यदि डिलीट या रेस्टोर हो गया, कांग्रेस को क्या समस्या है सर? न्यूज क्लिक आपका कौन लगता है? पुरकायस्थ का नाम यदि रेस्टोर हो गया, पुरकायस्थ आपका क्या लगता है? रोहिणी सिंह, अभिसार शर्मा या कोई भी मान लीजिए ठाकुर रंजन प्रागता, यदि उसका डिलीट हो गया नाम या एक्सपंज से फिर बाहर आ गया, आपको क्या परेशानी है? आपका कोई मतलब नहीं है। और मैं ऑन रिकॉर्ड एक और रिविलेशन करना चाहता हूं सर कि सीपीएम के जो जनरल सेक्रेटरी, पूर्व जनरल सेक्रेटरी थे प्रकाश कारात साहब, उनका पूरा का पूरा मेल मैं ऑन रिकॉर्ड आपको लाना चाहता हूं कि जो वो नेवेली राय सिंघम था उसके साथ उनके हजारों मेल हैं। और जब आप कहेंगे मैं ऑन रिकॉर्ड उसको पेश कर दूंगा सर कि सीपीएम किस तरह से देशद्रोही पार्टी के साथ है। हम तो आइडियोलॉजी में मानने वाले। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना हो या विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश के भीतर चाइनीज एजेंडा चलाना हो, यह पूरा प्लान ही 24 में मोदी को हटाने के लिए और विदेशी ताकतों के चहेते को दिल्ली में बिठाने के लिए बनाया गया है, जिसकी पूरी क्रोनोलॉजी अब देश के सामने आ चुकी है। अविश्वास प्रस्ताव के अंत में क्या होता है? प्रधानमंत्री एक एक विरोधी के सवालों के जवाब देते हैं
और सहयोगियों को भी अगर कोई शंका हो तो उसका समाधान करते हैं। नरेंद्र मोदी और उनकी टीम इस वर्क पर जबरदस्त होमवर्क कर रही है। गौरव गोगोई ने मणिपुर पर 3 सवाल पूछे हैं तो उनका जवाब मिलेगा। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने राज्यों के बारे में पूछा है तो उसका भी जवाब मिलेगा। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने क्विट इंडिया के बारे में जो कमेंट किया है, प्रधानमंत्री उस पर जरूर बोलेंगे। संसद में 3 दिनों के लिए जो बहस शुरू हुई है उसका फॉर्मेट ऐसा है कि मोदी इसमें नाम लेकर जवाब दे सकते हैं, नाम लेकर अटैक कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी का जवाब ऐसा आने वाला है जिसे सुनकर विरोधी भी कहेंगे कि काश वो अविश्वास प्रस्ताव का बिल लाते ही नहीं। 10 अगस्त शाम 4 बजे मोदी क्या बोलेंगे उसका ट्रेलर आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी आखिरी बॉल पर सिक्सर मारेंगे। विरोधियों ने गुगली फेंक कर देख लिया, मोदी को यॉर्कर मारकर देख लिया, बाउंसर फेंक कर भी मोदी को टेस्ट कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन रहने का यह है कि आज भारत केंद्र सरकार का गृह विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आज विफल हुए हैं। मोदी सबका जवाब देंगे, प्राइम मिनिस्टर से मुकम्मल जवाब मिलेगा। फाइनल के दिन मोदी का सिक्सर ही लगेगा। 272 के लिए 72 घंटे। सरकार ने लोकसभा में इतनी लंबी चर्चा रखी ही इसलिए ताकि टाइम का कोई टोटा न रहे। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर पहले भी 27 बार बहस हो चुकी है, लेकिन 3 दिन लंबी बहस इससे पहले कभी नहीं हुई। 2 चीजें करे मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों माफी मांगे भाई? मोदी तो बहुत छोटा जात है, नीच जात है, ओबीसी है। ओबीसी से क्यों माफी मांगेंगे? बड़े आदमी हैं। और दूसरी बात यह है कि सावरकर नहीं हूं मैं, सावरकर नहीं हूं मैं। आप सावरकर हो भी नहीं सकते। लोकसभा स्पीकर ने बीजेपी को 7 घंटे से ज्यादा का टाइम दिया है। कांग्रेस को करीब 70 मिनट अलॉट हुए हैं। हर सांसद के लिए करीब 1.5 मिनट का टाइम फिक्स है। लोकसभा में जिसकी जितनी संख्या भारी, बहस में उसकी उतनी हिस्सेदारी। बीजेपी इसी 72 घंटे में अपना सारा प्रचार कर लेगी। कांग्रेस को लगता है कि इन्हीं 72 घंटों में वो मोदी की इमेज को खंडित कर देगी। हम भारत को हम जोड़ेंगे और इंडिया को जिताएंगे। इंडिया दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स वी विल प्रोटेक्ट एंड वी विल विन। जो 2024 में भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा। इतना अहंकार मत करिए। कांग्रेस ही नहीं, छोटी बड़ी हर पार्टी को 24 ही दिख रहा है। INDIA का क्या फुल फॉर्म है? शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। 24 मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का निचोड़ 2024 में है। लोकसभा में पार्टियों के नंबर सबको पता है। मोदी के पास 365 सांसदों का सपोर्ट है, राहुल के पास 152 सांसदों का सपोर्ट है। रिजल्ट पहले से आउट है। लोकसभा से फिलहाल नैरेटिव बिल्डिंग का काम हो रहा है। कांग्रेस के नैरेटिव में एक ही टारगेट है, बहाना कोई भी हो, अटैक मोदी पर करो, क्योंकि एनडीए अलायंस और पूरी सरकार का बेस ही मोदी पर टिका है। राहुल गांधी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को लगता है कि अगर मोदी को गिरा दोगे तो सरकार अपने आप गिर जाएगी। बीजेपी बेबाक होकर बोल रही है, ऊपर से ऑर्डर है, खुलकर बोलना है। इस बार कोई बंधन नहीं है। विश्वास प्रस्ताव, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं विपक्ष का कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए। कम से कम चर्चा तो होगी, कम से कम हमें अवसर मिलेगा कि हम बता सके देश को कि 9 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में देश कैसे आगे बढ़ा है, देश के गरीबों का कल्याण कैसे हुआ है। 27% गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए, गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं चलाई गई, देश में जो चहुमुखी विकास हुआ और आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है और दुनिया की पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में मात्र 9 वर्षों में लाकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पहुंचा है। सवाल यह है कि 10 अगस्त को नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे, राहुल गांधी की पार्टी को क्या जवाब देंगे, कि शाम 4 बजे क्या होगा, हम आज ही बता रहे हैं। घमंडिया और क्विट इंडिया, मोदी ने 2024 के लिए लाइन खींच दी है।
कांग्रेस और उसके साथियों के लिए मोदी ने घमंडिया टाइटल तय कर दिया है। प्रधानमंत्री अब इसे छोड़ेंगे नहीं। आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। चारों तरफ एक ही गूंज है, करप्शन क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो, अपीजमेंट क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। क्विट इंडिया के साथ बीजेपी के लिए रिस्क इन्वॉल्व है। लोग 1942 से रिलेट करेंगे तो जहन में कांग्रेस आएगी। राहुल गांधी की पार्टी के पास ये कहने का मौका है कि हां, हम हैं क्विट इंडिया वाले, लेकिन कांग्रेस उस लेवल पर जाकर अटैक ही नहीं कर रही। क्विट इंडिया का रेफरेंस कांग्रेस की ओर से नहीं, समाजवादी पार्टी की ओर से आया। सर 1942 में सर 8 अगस्त के दिन ही क्विट इंडिया मूवमेंट की स्थापना हुई थी सर आज भी 8 अगस्त है। एंड सर मैं कहना चाहूंगी बीजेपी के लोगों से कि स्टॉप डिवाइडिंग आवर कंट्री, स्टॉप डिवाइडिंग इंडिया। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू होने से ठीक पहले नरेंद्र मोदी ने बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुलाई तो प्रधानमंत्री ने बहुत संक्षेप में अपनी स्ट्रेटजी समझा दी। मोदी ने कहा घमंडिया गठबंधन को अपनी एकता से जवाब देना है। जैसे आखिरी बॉल पर 6 मारा जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही बहस इसी तरह का मौका है। मोदी ने दिल्ली सर्विस बिल पर मिली जीत का एग्जाम्पल देकर बताया कि फाइनल से पहले विरोधी सेमीफाइनल खेलना चाहते थे। राज्यसभा में सेमीफाइनल हुआ जिसका नतीजा सबके सामने आ गया। राज्यसभा में मोदी को 121 वोट मिलेंगे, ऐसा अनुमान विरोधियों का था। मोदी ने खुद 130 सांसदों के सपोर्ट का कैलकुलेशन किया था, लेकिन सरकार को वोट मिले 131, यानी उम्मीद से भी 1 वोट ज्यादा मोदी को मिला, जबकि विरोधी गठबंधन सिर्फ 102 वोट पर अटक गया। और इस घमंडिया गठबंधन की ये भावना है कि हम आपस में एक हैं क्या, अदरवाइज हमारे पास तो बहुमत है। ये क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन शायद उनके मन में यह है कि हम एक हैं क्या, इसकी वो टेस्टिंग करना चाहते हैं। एक टेस्टिंग उन्होंने कल राज्यसभा में भी की और राज्यसभा के फ्लोर पे जो भाषण हुए उससे पता चल गया कि वो कोई मजबूत ग्राउंड पे नहीं थे। जितने वोट हमें मिलने चाहिए थे उससे 1 वोट अधिक मिला। ये सारे विषयों पे चर्चा आज की बैठक में हुई है। आपको भी लगता होगा कि क्या प्रधानमंत्री अपनी सारी प्लानिंग ओपन करके चलते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की स्ट्रेटजी में सरप्राइज एलिमेंट हमेशा रहता है। कांग्रेस ने अगर राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के साथ 1-to-1 के लिए बचा कर रखा है, तो बीजेपी ने भी रिजर्व आर्म्स डिपो में कई घातक मिसाइलें बचा कर रखी है। राहुल गांधी मोदी तक पहुंच पाए उससे पहले उनको पार्लियामेंट में मोदी आर्मी से भिड़ना होगा। राहुल की दिक्कत यह है कि कांग्रेस के पास सिर्फ 70 मिनट का अलॉटमेंट है और जब भी कांग्रेस का कोई सांसद अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा होगा तो कांग्रेस का टाइम स्लॉट घटता रहेगा। राहुल अगर मोदी के सामने ही बोलने का फैसला कर बैठे तो ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस अपने 70 मिनट का कोटा यूज ही न कर पाए। आप में से कोई भी बचिएगा 2024 में आप लोग कोई वापस नहीं आइएगा, हम 400 सीट के साथ वापस आएंगे। मोदी ने 10 अगस्त के लिए अपना सरप्राइज संभाल करके रखा है। इंडिया को घमंडिया गठबंधन कह के मोदी दरअसल कांग्रेस को सिंगल आउट कर देते हैं। यकीन न हो तो बीजेपी की ऑफिशियल टाइमलाइन पर जाकर देखिए, जहां भी घमंडिया का जिक्र है वहां राहुल गांधी की ही तस्वीर मिलेगी। बीजेपी अगले 48 घंटे इंडिया अलायंस के आपसी झगड़े पर फोकस करेगी। इतिहास के पन्नों से उठा कर रेफरेंस निकाला जा रहा है। बीजेपी लोकसभा में ये बता रही है कि इनका तो पुश्तैनी झगड़ा है। यकीन न हो तो देख लीजिए।
केजरीवाल और कांग्रेस का झगड़ा रहा है, लालू प्रसाद यादव का कांग्रेस से झगड़ा रहा है। 74 में नीतीश कुमार भी कांग्रेस का विरोध करके नेता बने। ममता बनर्जी भी कांग्रेस से लड़कर निकली और अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने पूरे राजनीतिक जीवन में कांग्रेस विरोध की राजनीति की। महाराष्ट्र में शरद पवार और ठाकरे परिवार दोनों ने कांग्रेस विरोध की सियासत की और तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस का मजबूरी वाला गठबंधन है। आठ का अंदाज नाम है, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन नाम क्या रखा है? इंडिया। लालू प्रसाद जी हैं सर। लालू प्रसाद जी को ललन जी ज्यादा बताएंगे बोलते हुए। यदि इस हाउस में सही सही बोलेंगे तो, यदि सच बोले तो आज जो लालू प्रसाद जी के बेटे को जो है उन्होंने जिसने उप मुख्यमंत्री बनाया है, वही उसके जो है विरोध में खड़े थे सर। और यहां की कांग्रेस सरकार थी 95 में जिसने कि लालू जी को अंदर कर दिया। हमसे किस बात का विरोध? विरोध तो आपको कांग्रेस से होना चाहिए ना। ये ललन जी पिटिशनर थे, यही तो मैं कह रहा हूं सर। 2008 में इसी सदन में मुलायम सिंह यादव जी ने आपको सीबीआई के डर से न्यूक्लियर में सपोर्ट किया कि उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के तहत किया? ये आप बता दीजिए जनता को। जिस वक्त लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू हुई, राज्यसभा में टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने सीन क्रिएट कर दिया। थोड़ी देर के लिए अपर हाउस थिएटर बन गया। लीडर ऑफ द हाउस ने डेरेक के सस्पेंशन का मोशन मूव किया और वाइस प्रेसिडेंट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। डेरेक ओब्रायन को पूरे मॉनसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। राज्यसभा में जो हो रहा है उसका लोकसभा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोकसभा में आखिर नंबर ही चलेगा। पार्टी वाइज नंबर काउंट हम आगे दिखाएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि पहले दिन विरोधी पार्टियों ने क्या नैरेटिव क्रिएट करने का प्रयास किया। गौरव गोगोई से लेकर सुप्रिया सुले तक, टीएमसी के सौगतो रॉय से लेकर डिंपल यादव तक, पहले दिन इंडिया अलायंस के सारे नेता एक लाइन पर चले, कैसे भी हो मोदी को घेरो। नैरेटिव ये बनाने की कोशिश हुई कि मोदी ने मणिपुर को जलने दिया, मोदी लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते, मोदी राज्यों के अधिकार छीन रहे हैं, मोदी का राष्ट्रवाद फर्जी है, मोदी चीन का नाम लेने से डरते हैं और मोदी सब कुछ अडानी के लिए करते हैं। 9 years the achievements, in short I'll say. What is in 9 years the great achievements of this government? State governments toppled by the BJP. Sir, 9 years में, 9 साल में 9 सरकारें बीजेपी ने गिराई है। अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और महाराष्ट्र 2 बार। This is it. अब आपको लोकसभा का नंबर गेम बताते हैं। लोकसभा में सरकार के पास नंबरों की कोई कमी नहीं है। लोकसभा का हेडलाइन नंबर यह है, एनडीए प्लस 365, इंडिया प्लस 152, अन्य 22। एनडीए के पास अपने 331 सांसद हैं। इनमें बीजेपी 301 सांसद, शिवसेना शिंदे 13 सांसद, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 5 सांसद, एलजेपी रामविलास 1 सांसद, अपना दल सोनेलाल 2 सांसद, सिमरनजीत सिंह मान की शिरोमणि अकाली दल 1 सांसद, अजित पवार गुट की एनसीपी 1 सांसद, ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक एआईएडीएमके 1 सांसद, मिजो नेशनल फ्रंट 1 सांसद, नेशनल पीपल्स पार्टी 1 सांसद, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी 1 सांसद, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन एजेएसयू 1 सांसद, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 1 सांसद, नगा पीपल्स फ्रंट 1 सांसद, कुल मिलाकर 331 सांसद। एनडीए के स्ट्रेंथ में वाईएसआर कांग्रेस के 22 सांसद और बीजू जनता दल के 12 सांसदों को जोड़ने से यह नंबर 365 तक पहुंचता है। So every time he gets up on the floor of the house, he puts the Congress party through the shredder.
I mean, they actually go through a shredding machine. So I cannot understand why they should cut their nose to spite their face, ask him to come to the house and put them through the shredder, as I have no doubt he will when he replies on Thursday. इंडिया अलायंस ने जब अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था तब उसके 26 दलों के पास अपने 142 सांसद थे। अब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने से इंडिया अलायंस के पास 143 सांसद हैं। उनमें भारतीय राष्ट्र समिति के 9 सांसदों को जोड़ने से यह नंबर 152 तक पहुंचता है। कहां 365 और कहां 152। लोकसभा में इस वक्त 539 मेंबर हैं, यानी बहुमत का आंकड़ा 270 पर जाकर ठहरता है। मोदी बहुमत से 95 सीट ज्यादा हैं और विरोधी बहुमत से 118 सीट पीछे। नंबर स्ट्रेंथ को देखने से ही साफ हो जाता है कि रिजल्ट क्या होगा। इंतजार बस इस बात का है कि मोदी को संसद में बिठाकर राहुल क्या बोलते हैं और राहुल को सामने बिठाकर मोदी क्या जवाब देते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 के जरिए 80 सीटें जीतने का नया प्लान बना है, जिसके लिए बीजेपी का टारगेट है मुरादाबाद। वो एक सीट जो योगी के पास नहीं है। आने वाले 200 दिनों में आप मुरादाबाद का जिक्र बार बार सुनेंगे। यूपी में बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल 2 सीटों में से एक मुरादाबाद, जिसकी वजह है मुसलमान। अब क्या है बीजेपी की तैयारी, कैसे मुरादाबाद करेंगे फतेह, दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। विधानसभा में खुली मुरादाबाद की दंगा फाइल। क्या 1980 से होकर गुजरेगा 80 का रास्ता? यूपी में योगी सरकार की दंगों के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और दंगे करने वालों पर सरकार के बुलडोजर एक्शन की चर्चा पूरे देश में है। वहीं अब योगी सरकार अपनी सरकार से पहले के दंगों पर भी एक्शन के मूड में है। 1980 में हुए मुरादाबाद दंगों पर आज यूपी विधानसभा में रिपोर्ट पेश की गई। 496 पेज की इस रिपोर्ट में जहां कई बड़े नामों का खुलासा हुआ, तो वहीं पुलिस के गोली चलाने को जायज ठहराया गया। लेकिन 43 साल पहले आखिर मुरादाबाद में हुआ क्या था? मुरादाबाद में 13 अगस्त 1980 को ईद की नमाज के बाद ईदगाह से दंगा फैला था। यहां एक नमाजी ने नमाज के दौरान ईदगाह में प्रतिबंधित पशु के आ जाने पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस सब इंस्पेक्टर को थप्पड़ मारा था। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने भी गोली चलाई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसके बाद पथराव आगजनी हुई थी। सांप्रदायिक हिंसा भड़कने से 83 लोग मारे गए थे और 112 लोग घायल हुए थे। यूपी के तत्कालीन सीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मुरादाबाद दंगे की जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति MP सक्सेना की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया था। लेकिन इस आयोग की रिपोर्ट आने के 43 साल बीतने के बावजूद किसी आरोपी पर कार्रवाई नहीं हो सकी। योगी सरकार ने सदन में रिपोर्ट पेश कर प्रदेश की जनता को ये बताने की कोशिश की कि कौन दंगों के खिलाफ है और कौन सा। मुरादाबाद का दंगा एक उत्तर प्रदेश के माथे पर धब्बा था और जो रिपोर्ट छिपा करके दबा करके रखने का काम किया गया था, हमारी सरकार ने उस रिपोर्ट को जनता के सामने लाने का फैसला किया है। आज सदन के पटल पर भी विधानसभा में रखा जा चुका है और हम लोगों की मंशा यही है कि सच जनता जाने, प्रदेश जाने, देश जाने किस प्रकार से तुष्टीकरण की घिनौनी और घटिया राजनीति करके देश का, प्रदेश का कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, ये इन राजनीतिक दलों ने किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।